नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबर। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 21 वर्ष की सजा। अवैध रेत उत्खनन पर की गई कार्रवाई, 2 FIR दर्ज, 2 मशीनें की गई नष्ट। इंजीनियरिंग कॉलेज में मारपीट को लेकर छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन और शहीद दिवस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर दी गई श्रद्धांजलि। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 21 वर्ष की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने 21 वर्ष की सजा सुनाई है। मामले के संबंध में बताया गया कि किशोरी की घर से स्कूल के लिए गई थी, लेकिन छुट्टी होने के बाद किशोरी घर नहीं लौटी। परिजनों द्वारा काफी तलाश की गई, लेकिन कोई जानकारी न मिलने पर इसकी शिकायत विश्वविद्यालय थाने में दर्ज कराई गई। मामले को लेकर विवेचना की गई और आरोपी राकेश अहिरवार, पिता नंदराम अहिरवार, उम्र 32 वर्ष, निवासी पुखयाऊ खैरी, थाना सिटी कोतवाली, जिला सागर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ धारा 376 के साथ साथ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले को न्यायालय के संज्ञान में लाया गया। तमाम साक्ष्य एवं दिए गए तथ्यों पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया और दुष्कर्मी को 21 साल की सजा सुनाई गई है। मामले की पैरवी अभियोजन अधिकारी रविंद्र सिंह द्वारा की गई। 25 जनवरी 2023 को माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो के द्वारा मध्य प्रदेश शासन की जो चिन्हित कुछ जो जघन्य एवं सनसनीखेज मामले हैं उनको चिन्हित किया जाता है। उसी चिन्हित श्रेणी का एक मामला था मध्य प्रदेश शासन विरुद्ध राकेश अहिरवार, जिसमें 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 का अपराध था, जिसमें माननीय न्यायालय ने आरोपी राकेश अहिरवार को 21 पॉक्सो अधिनियम में 21 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा दी है और 376 में 11 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी है। साथ में उसमें जो पेनाल्टी है वो भी साथ में दिया है, मतलब अर्थदंड। मामला पूरा यह है कि 3/3/2022 को राकेश अहिरवार, जो मूल रूप से सागर जिले का है, मध्य प्रदेश का, वो रीवा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत आकर के यहाँ पे मजदूरी वगैरह का काम करता था। उसने प्रोसिक्यूटिक्स को अपने जाल में फंसाया, जो कि माइनर थी, और उसको लेकर के वो छत्तीसगढ़ चला गया। उसके बाद जब प्रोसिक्यूटिक्स के मदर फादर उसको ढूंढे और नहीं मिले तो उन्होंने विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में प्रोसिक्यूटिक्स के गुम हो जाने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में मुखबिर सूचना और कॉल डिटेल के आधार पे पुलिस ने अपने सक्रियता के कारण पता किया कि प्रोसिक्यूटिक्स को आरोपी लेकर के छत्तीसगढ़ में कहीं साथ में रखा हुआ है और माइनर प्रोसिक्यूटिक्स थी, उसको आरोपी ने दबाव में लिया था। पुलिस गई और प्रोसिक्यूटिक्स को वहां से दस्तयाब करके पकड़ करके ले आई। उसके बाद प्रोसिक्यूटिक्स के स्टेटमेंट लिए गए पुलिस के द्वारा कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष। तो उसने बताया कि आरोपी उससे जबरन लेके गया था छत्तीसगढ़ और उसके साथ कंटिन्यूसली रेप कर रहा था और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके यहाँ पे जुलाई 2022 में चालान पेश किया और इसमें 3-4 महीने के अंदर हमारा जजमेंट आ गया और इसमें मेरे द्वारा मामले की पैरवी की गई। थाना विश्वविद्यालय का इसमें अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा और हमारे SP साहब ने भी इसमें काफ़ी मदद की। उनके माध्यम से जितने भी विटनेसेस हैं वो टाइम से आ जाते थे और उनका जो बयान वगैरह कोर्ट में टाइमली हो गया, जिस कारण से आरोपी को टाइमली सजा मिल गई। अवैध रेत उत्खनन की शिकायत पर जिले के तराई अंचल में रेत माफिया के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। अवैध रेत उत्खनन पाए जाने पर 2 FIR दर्ज कराई गई है और उत्खनन मशीनों को भी नष्ट किया गया है। तराई अंचल में रेत उत्खनन की सूचना मिलने पर कलेक्टर मनोज पुष्प एवं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन द्वारा विशेष संयुक्त दल गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इस संबंध में बताया गया कि पुलिस एवं खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई में ग्राम भुनगमा एवं झलबा में रेत उत्खनन करने वाली मशीन को जब्त कर नष्ट कर दिया गया। साथ ही घाट के किनारे रखी लगभग 10 ट्रक बालू को भी पानी में नष्ट किया गया। मशीन मालिकों के खिलाफ पुलिस थाना जवा में FIR दर्ज कराई गई है। बताया गया है कि अवैध रेत उत्खनन की बार शिकायतें मिलने पर त्योंथर से जवा तक जल मार्ग में स्टीमर से विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया गया। इसमें मुख्य रूप से त्योंथर, लबरपुरवा, गंतीरा, कुटला पैरा, कुनियाकला, दादरी, केतुआ, बराह, चांदी, अकौरी, भुनगांव, झलबा, पथरौड़ा, नगमा, सितलहा, जवा, गाढ़ा,
गांवों के नदी के घाटों का निरीक्षण किया गया। संयुक्त दल द्वारा रेत माफिया के विरुद्ध कार्रवाई में एसडीओपी समरजीत सिंह, संभागीय उड़नदस्ता के बसंतराम, खनिज निरीक्षक वीर सिंह, होमगार्ड प्रभारी घनश्याम पांडे, वीरेंद्र तिवारी, अच्युतानंद तिवारी, जियालाल, इंद्रपाल माझी एवं पुलिस बल शामिल रहा। देखिए, जवा और वहाँ के आसपास में जो छोटी बड़ी नदियाँ हैं, वहाँ पे ये प्रथा रीवा में सामान्य रूप से देखने में को मिल रही थी कि कुछ मशीनें रख के और अपने मशीनों के माध्यम से धीरे से रेत को निकाल कर और नाव पर ले जाया जाता है। नाव से फिर उस रेत को परिवहन करके किनारे पर लाया जाता है या फिर मशीनों का एक स्टैंड बना के उनको सेट कर दिया जाता है और फिर उससे अवैध रूप से नदी का मतलब एक प्रकार से छलनी करके और रेत का जो उत्खनन किया जाता है वो पर्यावरणीय दृष्टि से भी बहुत ही विपरीत है और बिना अनुमति के इस प्रकार की कार्रवाइयाँ करना, इस तरह के कृत्य करना गैरकानूनी और दंडनीय है। इसके लिए कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने एक रणनीति बना के माइनिंग के साथ पुलिस और राजस्व का एक दल गठन किया था और ये लक्ष्य बनाकर बहुत पहले से भी कार्रवाइयाँ की जा रही थी और इस बार चिन्हित करके इस तरह के जो अवैध रूप से उत्खनन की कार्रवाई थी उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और ये मेरे ख्याल से एक अच्छी कार्रवाई है और इससे एक निश्चित रूप से संदेश जाता है कि नदियों को, जल क्षेत्रों को, जल सरणियों को इस प्रकार से जो लोग अवैध रूप से उत्खनन कर रहे हैं उनके खिलाफ प्रशासनिक रूप से कड़ी कार्रवाई। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज के ही एक छात्र की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। रीवा के इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों ने कॉलेज के ही एक छात्र अभिषेक द्विवेदी के साथ जमकर मारपीट की है। बताया गया है कि हॉस्टल में कुछ छात्र असामाजिक कार्यों में लिप्त रहते हैं और वही इस तरह करते हैं। आए दिन छात्रों के साथ मारपीट की जाती है। अभिषेक ने बताया कि 4 लड़के आए और मुझे उठाकर हॉस्टल ले गए और मेरे साथ बुरी मारपीट की। अभिषेक ने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी किया उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस संबंध में हमने अभिषेक से बात की। 27 जनवरी 2023 के दिन हमें कॉलेज में बैठे थे अकेले। हॉस्टल के लड़के कुछ अप्राकृतिक तत्व के लोग हैं, आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं, जो वो हमको उठा के ले गए। एक लड़के को अकेले पाके मारे हो रहे हैं। जो कर्म कर सकते हैं आप समझिए, एक लड़के को अकेले पाके फिर 20 लड़के हॉस्टल जितना कर सकते हैं वो सब किए। इसका संज्ञान हमने अपने कॉलेज में पहले प्रशासन को दिया है। अच्छे तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया है, हमारे प्रिंसिपल सर ने, प्राचार्य महोदय और टीचरों ने, कि हम सही फैसला करेंगे। अगर वो सही फैसला करेंगे तो हम कुछ नहीं करवाना चाहते, हम बहुत सही मंजूर है। पर अगर इसमें सही उचित फैसला कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिस हिसाब की घटना हुई है उसके हिसाब से, तो हम जरूर एक मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि गलत सही में फर्क ये, ताकतवर से आदमी कोई बड़ा नहीं होता। चाहे कोई ताकत होना बहुत आम बात है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो सही है वो हमेशा सही ही रहेगा। बस इतना बोलना चाहते हैं। कौन से कॉलेज में आपको? हम रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं सर। पहले भी मारपीट हुई है क्या आप लोग साथ हॉस्टल में? हॉस्टल के लड़के सर ये घटनाएं करते रहते हैं बेचारे, पर क्या है कि ये है ही है, कुछ 4-5 लड़के पूरे गलत नहीं है। कुछ उसमें 5-6 लड़के ऐसे हैं जो अप्राकृतिक आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं। बताएं ना, आपसे इतने गंदे हैं। बताइए, एक लड़के को उठा के ले गए, जितना करना तो अब समझ जाइए। जब कहाँ ले गए थे? जंगल की तरफ ले गए हैं। कब ले गए? 27 तारीख को। अभी वो कहाँ लड़का? वो सब लड़के मुझे ले गए हैं। मैं ही हूँ जिसके, अब जब मैं बता रहा हूँ आप ही को ले आप, गए? मेरे को ही किया गया है सब कुछ। कहाँ ले गए थे उठा के? ये कॉलेज किस तरफ आप दिखाइए। अब क्या विवाद के किस बात को लेकर ले गए? रैगिंग को? क्या रैगिंग का कोई विवाद नहीं था। बताएं ना, कुछ आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व अप्राकृतिक तत्व होते हैं। वहीं मामले को लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य बीके अग्रवाल ने बताया कि छात्र की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। क्या कहना है प्राचार्य का, आप खुद सुनिए। हाँ, देखिए, अभी मैं स्पष्ट तौर पे आपको कुछ भी नहीं कह सकता। आज सुबह 11 बजे ही मुझे ये बच्चे, जब मैं कॉलेज आया तो बाहर बैठे हुए थे और इनमें से इनका ये कहना था, 5 बच्चों को मैंने अंदर बुलाया, क्योंकि 40 बच्चे थे तो सबको बुलाना संभव नहीं था मेरे चैम्बर में। तो 5 लोगों को बुलाया। उनमें से एक बच्चा मुझसे ये बोला कि हॉस्टल के कुछ बच्चे 27 तारीख को दोपहर 12:30 और 1 के बीच में मुझे कैंटीन के पास मिले और मुझसे मारपीट की और जिद करने लगे कि हमारे साथ हॉस्टल चलो। इस बीच कॉलेज का हमारा जो सिक्योरिटी का सुपरवाइजर है वो अब गश्त ले रहा था, तो वो उसको मोटरसाइकिल बैठा के कॉलेज की तरफ वापस लाया। ये वर्षन अभी तक आया है सामने एक पक्ष का। दूसरे पक्ष का वर्षन के लिए मैं कार्रवाई अभी तुरंत आपके जाने के बाद अभी कर रहा हूं तुरंत, कि उनका वर्षन सुनने के बाद अगर जैसा उस बच्चे का कहना है कि हॉस्टल के बच्चों ने 4 बच्चों ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उन 4 बच्चों की परेड करवा के रिकॉग्नाइज करके, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो मैं उन बच्चों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा।
मध्य प्रदेश के रीवा में आज शहीद दिवस के अवसर पर 2 मिनट का मौन रखा गया। स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को याद किया गया और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 30 जनवरी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देश पर आज 11 बजे सभी सरकारी दफ्तरों पर 2 मिनट का मौन रखा गया। अपर कलेक्टर नीलमणि अग्निहोत्री ने मीडिया से जानकारी देते हुए बताया कि आज स्वतंत्रता संग्राम के शहीद दिवस पर सभी सरकारी दफ्तरों पर दोपहर 11 बजे 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को याद किया जाएगा। इस दौरान नगर पालिका निगम द्वारा सायरन बजाकर लोगों को संदेश दिया गया। वहीं शहीद दिवस के अवसर पर सभी शैक्षणिक संस्थाओं व सार्वजनिक जगहों पर शहीद दिवस मनाया गया। क्या है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के लिए ठीक 11 बजे पूरे प्रदेश में और रीवा जिले में भी समस्त कार्यालयों में, उसी तारतम्य में कलेक्ट्रेट कार्यालय में 11 बजे ठीक 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा गया है। उसी तारतम्य में समस्त कार्यालयीन स्टाफ एवं अधिकारीगण हम लोग इकट्ठा हुए और अपने शहीदों को याद किया और उनको नमन किया तथा साथ ही साथ देश भावना हम लोगों के अंदर रहे और हम लोग देश भावना से ओतप्रोत होकर के अपने कार्यालयीन कार्य करें तथा देश की तरक्की में सहयोग करें। भारतीय जनता पार्टी और फासिस्ट ताकतों के कारण देश जिस मुहाने पे आकर के खड़ा हो गया है, मैं शर्मा जी की बात से इल्म रखता हूं कि बापू की प्रासंगिकता शायद 1947 में भी इतनी नहीं थी जितनी आज है। बाहर की बीमारी से लड़ाई लड़ना आसान होता है, परंतु शरीर के अंदर की बीमारी से लड़ाई लड़ना और कठिन होता है। हम दुर्भाग्यवश आज हमारा देश वहीं खड़ा हुआ है जिसके बारे में बापू ने 1947 में चेताया था कि भाई भाई को मारेगा, आपसी लड़ाई कराएंगे। लेकिन शायद उन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा कि उनके ही देश की एक संस्था और एक पार्टी ऐसा करवाएगी। बापू की प्रासंगिकता को सबसे ज्यादा अगर कोई आज उठा रहा है और उसको अपने आचरण से दर्शा रहा है तो वो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी। आज का दिन 30 जनवरी, मुझे ऐसा लगता है कि 1947 से अगर 2023 देखा जाए तो ये गांधी से लेके गांधी की यात्रा है। राहुल जी ठीक महात्मा गांधी की तर्ज पर पूरे भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं और मानव इतिहास में इस तरह की यात्रा कभी नहीं हुई जिसका समापन आज कश्मीर में राहुल गांधी जी बापू को श्रद्धांजलि देकर कर रहे हैं। जो परिकल्पना थी, जो उन्होंने जब इस देश का निर्माण किया था, एक धर्मनिरपेक्ष ऐसा देश जिसमें सभी को बराबर सम्मान, बराबर आदर और बराबर अधिकार प्राप्त थे, आज उस देश को धर्म और जाति के नाम पर विखंडित करने की साजिशें चल रही। आज बापू की उपयोगिता, प्रासंगिकता पहले से कहीं ज्यादा हो गई। ये देश को बांटने की साजिश चल रही और ऐसे समय में हम कांग्रेस पार्टी के लोग, जो ये पार्टी बापू से बनाई गई है, यूं तो इसकी स्थापना 1885 सर ह्यूम ने की थी, पर उस समय उद्देश्य स्वतंत्र ना होकर एक व्यवस्था पे काम करने का था। बापू जिस तरीके से जब उन्होंने प्रवेश किया साउथ अफ्रीका से आने के बाद, तो ये जन आंदोलन देश के पूर्ण स्वराज का आंदोलन बन गया और आज हमारे देश की इसी एकता, अखंडता, स्वतंत्रता को जब खतरा पैदा हो रहा है, पूंजीपतियों के हाथ में देश बेचा जा रहा है, ऐसी स्थिति में बापू याद आते हैं और बापू के सिद्धांतों के साथ जो हम लोगों को चलने का कांग्रेस पार्टी ने हमेशा प्रण किया। और हम सब लोगों का यही श्रद्धांजलि होगी कि हम लोग कहें भाजपा मध्य प्रदेश छोड़ो, और यही श्रद्धांजलि हम लोग उनको दें। और देश से जो इस तरह से इतना बड़ा अंग्रेजों का शासन, जो देश दुनिया के अंदर जिनको कहते सूर्य नहीं डूबता था,
उनको भगा के महात्मा जी देश को आज़ाद करवाया। और हमारे यहाँ देश के लोगों ने जिस तरह से ये अलगाववादी ताकत अहिंसा के पुजारी को हिंसात्मक रूप से मार दिया, उस भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से भगाना है। हमें बहुत सारे लोग बैठे हैं। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो सिपाही हमारे थे जिन्होंने देश की आज़ादी की बलिदान दी, हम सब लोग उसी पार्टी के अगर हैं। डॉक्टर साहब भी बैठे हैं चिकित्सा विभाग के, उनका भी स्वागत है। और सारे लोग बस एक ही ध्येय लेके, ये चूँकि चुनावी वर्ष है, हम लोगों का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को ही हराना है और कांग्रेस की सरकार। विकास यात्रा को सफल बनाने प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अब तक के हुए विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। ये कार्यक्रम स्थानीय उत्कृष्ट मार्तन स्कूल के सभागार में आयोजित किया गया। अब ये जनपद स्तरीय ट्रेनिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है। कल जिला स्तरीय भी ट्रेनिंग हुई है। 5 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में होने वाली जो विकास यात्रा है, मध्य प्रदेश शासन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसको जिला स्तर में हर एक जनपद में और शहरी वार्डों में इसको आयोजित करना है। इसका उद्देश्य है कि लोगों के बीच में जो फ्लैगशिप कार्यक्रम हैं चलाए जा रहे हैं, उनका जो प्रभाव पड़ा है और जो लोग लाभान्वित हुए हैं उनको हम चिन्हित करें। साथ ही साथ जो हमारे लोकल लेवल पे जो विकास कार्य हुए हैं उनको वहाँ भी जाना है। और ये विकास यात्रा ग्राम पंचायतों में मिनिमम एक दिन में 7 ग्राम पंचायतें कवर करेगी। और उस दौरान जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। और पूरा जो प्रशासन, जो अमला, हमारा निचला अमला जो काम करता है, उसमें अपनी सहभागिता देगा। इस यात्रा में जो हमारे लोकल जनप्रतिनिधि हैं, मतलब चाहे वो वार्ड स्तर के हमारे पंच हों या जो मेंबर्स होते हैं वो हों, इसके अलावा ऊपर तक मतलब हमारे जो माननीय सांसद महोदय हैं, विधायक महोदय हैं, उनकी भी भागीदारी इस विकास यात्रा में होगी। नियुक्त किया जाएगा जो इन समस्त गतिविधियों की मॉनिटरिंग और जो जानकारी दर्ज करना है उसको दर्ज करेगा और उसके माध्यम से उसकी रिपोर्टिंग राज्य नोडल अधिकारी को की जाएगी। ये इतनी जानकारियां इसमें हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं जिसको संपादित किया जाना है, जिला कलेक्टर कार्यालय के जो अधिकारी हैं या उससे जुड़े हुए, यात्रा से जुड़े हुए जितने कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से यात्रा का विस्तृत रूप प्लान तैयार करना। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पुनर्घत्वीकरण योजना अंतर्गत निर्मित ई टाइप शासकीय आवासों का लोकार्पण किया गया। मध्य प्रदेश शासन की पुनर्घत्वीकरण योजना से सिविल लाइन में निर्मित 18 ई टाइप शासकीय आवासों का प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर कमिश्नर रीवा संभाग अनिल सुचारी एवं कलेक्टर मनोज पुष्प उपस्थित रहे। लोकार्पण के उपरांत अतिथियों ने नवनिर्मित शासकीय आवासों का अवलोकन किया तथा
अच्छे निर्माण के लिए हाउसिंग बोर्ड की प्रशंसा की। कार्यक्रम में पार्षद अर्चना, शिवदत्त, राजगोपाल, राजेश पांडे, शिवदत्त, उपायुक्त हाउसिंग बोर्ड NK वर्मा, उप संचालक सतीश निगम, कार्यपालन यंत्री पंकज राव गोरखेड़े, हाउसिंग बोर्ड के सहायक यंत्री वीर सिंह, हिमांशु वर्मा, संविदाकार संजय सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में अधिकारी उपस्थित रहे। आप सब माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हम सबके लोकप्रिय विधायक, हमारे प्रिय नेता का अवलोकन करेंगे। हम आपसे लगातार मुखातिब हैं कि और ये हमारे लिए कांता सिंह जी यहाँ माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से चाबी और आवंटन आदेश प्राप्त कर रही हैं। ऋषि कुमार के संतोष कुमार त्रिपाठी जी से जिले के कलेक्टर आदरणीय मनोज पुष्प जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी, नगर निगम के स्पीकर आदरणीय वेंकटेश पांडे जी, इस वार्ड के पार्षद श्रीमती अर्चना शिवदत्त पांडे जी, दोनों का नाम हो गया, शिवदत्त का भी हो गया, और सभी गणमान्य अधिकारीगण जिनको ये मकान अलॉट हुई चाबी मिलने वाली है, और उपस्थित बंधुओं, ये जैसा कलेक्टर साहब ने बताया कि रीडेंसिफिकेशन स्कीम जो है वो वास्तव में किसी भी शहर का कायाकल्प कर सकती है। रीवा ने इसको साबित किया है। आज यदि हमारे रीवा में शानदार कलेक्ट्रेट है, जो कि मध्य प्रदेश ने हिंदुस्तान में इस प्रकार का कलेक्ट्रेट कहीं नहीं है, वो भी रीडेंसिफिकेशन का ही कमाल है। और ये बगल में 120 मकान बनाए ना शुद्धत जी, 130 मकान जो बन गए हैं और कुछ बन रहे हैं, 24 बचे हैं, बाकी सब बन गए हैं। यहाँ पर मात्र 3 अधिकारी रहते थे, वहां पर हमारे 130 अधिकारी और कर्मचारी रहेंगे उतनी ही एरिया में, और मकान की क्वालिटी तो हम लोगों ने देखी अभी इसकी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।